नमस्कार दोस्तों। हेलो। हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जिसके अंदर आता है नोज, नेजोफेरेंक्स, लैरिंक्स और अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अगर हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जिसमें आता है ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और एल्वोलाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई है, नेजोफेरेंक्स है, लैरिंक्स है और अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। उसके बाद में जी ट्रेकिया लोअर है, लोअर ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में जब ये यहाँ पर बाइफर्केट होते हैं, ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद में ये यहाँ से अलग से और निकलती है, ये होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर बाइफर्केट होती है, डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई से आगे जा कर के जो है एल्वुलाई मिलती हैं, यानी कोपिकाएँ होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। इन कोपिकाओं को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं, जिनके अंदर जो है एयर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये है कि अगर हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर नोज, नेजोफेरेंक्स, लैरिंक्स और अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया आ जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है ट्रेकिया, यहाँ से बाइफर्केट होती है, तो ये होता है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद में आगे डिवाइड होता है तो ये होता है सेकेंडरी ब्रोंकस। और इसके बाद में ये आगे जाके डिवाइड होता है तो ये होता है टर्सरी ब्रोंकस। और उसके बाद में टर्मिनल्स या ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स या टर्मिनल के साथ में जुड़े रहते हैं क्या, एल्वुलाई। ठीक है, ये यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको थोड़ा पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई इज नोन एज ब्रोंकोक्टेसिस। यानी अगर ब्रोंकाई का डायलिटेशन हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से, उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकोक्टेसिस। सेकंड है द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई इज नोन एज एम्फाइसीमा। एल्वुलाई का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एल्वुलाई डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। उसके बाद में है एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन विद कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई इज नोन एज एटलेक्टेसिस। यानी एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन, एल्वुलाई के अंदर जो है म्यूकस का कलेक्शन हो गया है भारी मात्रा में, और साथ में ही वो कोलैप्स हो गई है, सिकुड़ गई है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस किसे कहते हैं, एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन विद कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का कोलैप्स हो जाना, सिकुड़ जाना क्या कहलाता है, एटलेक्टेसिस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन दी ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन दी ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्लड और लंग्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन दी ब्लड वेसल, जिन्हें हम कैपिलरीज भी कहते हैं, एंड टिश्यू या सेल आर कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि अगर गैसों का आदान प्रदान होता है किसके बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यू या सेल के बीच में, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है। अगर गैस का ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू या सेल के बीच में, तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और अगर गैसेस का एक्सचेंज O2 और CO2 का एक्सचेंज अगर कार्बन जो है ब्लड और लंग्स के बीच में होता है, ब्लड और लंग्स में होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग्स के अंदर कहाँ होगा, एल्वुलाई में। एल्वुलाई के चारों तरफ क्या है, कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो यानी एल्वुलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ बाइंड होती है और वो ट्रेवल करती हुई टिश्यू सेल तक जाती है। वहाँ पे ब्लड जो है ऑक्सीजन को देता है टिश्यू और सेल को, और टिश्यू सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। राइट अपर लिम्ब इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन चिल्ड्रन विद पल्मोनरी एटलेक्टेसिस। अगर बच्चों में पल्मोनरी एटलेक्टेसिस होता है तो वो मेनली अफेक्ट करता है राइट साइड में, यानी राइट लंग के अपर लोब में।
राइट लंग के अपर लोब को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम देखें तो इस तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि राइट साइड का जो लंग्स है उसके 3 पार्ट होते हैं और लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट साइड में जो है 2 ही लोब होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये राइट साइड है, राइट लंग की अगर हम बात करें तो राइट साइड में बच्चों के अंदर अगर पल्मोनरी एटलेक्टेसिस होता है तो जो ये अपर वाला पार्ट है, अपर लोब जो है, ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। जब हम सांस अंदर लेते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन की क्रिया में हेल्पफुल होता है कौन? इंटरकोस्टल मसल। कौन सी मसल? इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। डायफ्राम जो है मेनली देखने को मिलता है लंग्स के जस्ट नीचे। और अगर हम इंटरकोस्टल मसल की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं आपकी बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड रिब हो गई, थर्ड रिब हो गई, फोर्थ रिब हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई, स्टर्नम से जुड़ी हुई इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। तो ये जो इनके बीच में जो ये स्पेस है, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। ये जो बीच में 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इंटरकोस्टल मसल। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो उनके सांस लेने और सांस छोड़ने में जो मसल्स हेल्पफुल होती हैं वो होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम होता है आपका यहाँ नीचे इस साइड में, यहाँ पे जो है डायफ्राम एक मसल्स होती है, यहाँ पे ये डायफ्राम जो है ये होता है। ये डायफ्राम जो है सिकुड़ता है और फैलता है, ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। यानी कि सांस लेने की क्रिया में ये दोनों ही हेल्पफुल होते हैं। एक तो ये इंटरकोस्टल मसल और दूसरा है डायफ्राम। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। किसमें? रेस्पिरेशन की क्रिया में, या कहें इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और एक्सपीरेशन का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। आगे हम बात करते हैं, द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज डायफ्राम, 70% रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर हम इंस्पिरेशन क्रिया की बात करें तो वो डायफ्राम जो है मेन मसल होती है, जो कि 75% रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए? इंस्पिरेशन की क्रिया के लिए। आगे हम देखते हैं, इंस्पिरेशन मतलब होता है टेकिंग इन एयर। एयर को यानी ऑक्सीजन को या गैस को अंदर लेना इंस्पिरेशन कहलाता है। और एक्सपिरेशन का मतलब होता है मेकिंग आउट द एयर। एयर को यानी गैस को बाहर निकालना जो है एक्सपिरेशन कहलाता है। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और एक्सपिरेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है लंग फंक्शन टेस्ट। लंग फंक्शन टेस्ट कैरिड आउट बाय यूजिंग स्पायरोमीटर और रेस्पिरोमीटर। यानी लंग फंक्शन टेस्ट लंग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, लंग कैसे फंक्शन कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस काम में आता है, जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पायरोमीटर या रेस्पिरोमीटर। आगे देखते हैं, स्पायरोमीटर इज एन apparatus यूज टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड एयर फ्लो। स्पायरोमीटर क्या है? एक ऐसा apparatus है, एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है किसके लिए? मेजर करने के लिए, नापने के लिए, चेक करने के लिए लंग वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा, हम कितनी सांस ले रहे हैं, पेशेंट जो है वो कितनी मात्रा में सांस ले रहा है उसको चेक करने के लिए। एंड एयर फ्लो, एयर के फ्लो को चेक करने के लिए, एयर का फ्लो कैसा है, इनपुट और आउटपुट कैसा है, उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस काम में आता है वो होता है स्पायरोमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज यूज मोस्ट ऑफ्टन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। एटलेक्टेसिस की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद में, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन के बाद में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट की रेस्पिरेटरी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं वो स्पायरोमीटर होता है।
और स्पायरोमीटर के लिए जो टेक्निक अपन काम लेते हैं इंसेंट स्पायरोमेट्री यूज़ की जाती है, ताकि पेशेंट जो है ब्रीद लेने के बाद में उसको होल्ड करे, उसको रोके कितनी देर तक, 3 सेकंड तक, और उसके बाद में वो जो है वो धीरे धीरे सांस को छोड़े। ये क्रिया ब्रीद को लेना, 3 सेकंड तक होल्ड करना, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना, ये प्रोसेस क्या करती है, ये हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है री एक्सपेंशन ऑफ द एल्विलाई, एल्विलाई को वापस से एक्सपेंड करने के लिए। अगर एल्विलाई चिपक गई हैं या सिकुड़ गई हैं तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जो है स्पायरोमीटर काम में लिया जाता है, यानी कि री एक्सपेंड करने के लिए, एल्विलाई को री एक्सपेंड करने के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है, अच्छा डिवाइस होता है। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं द 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड का मतलब अंदर लेना। 500 ml 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर 500 ml हमने इंस्पायर्ड की एंड एक्सपायर्ड इन ए नॉर्मल ब्रीथ। 500 ml एयर हमने ली और 500 ml एयर हमने छोड़ दी, एक्सपायर्ड मतलब बाहर निकाल दी, इन ए नॉर्मल ब्रीथ, एक नॉर्मल ब्रीथ में, ड्यूरिंग रेस्ट की कंडीशन में, इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रोसेस जो होती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इस प्रोसेस में हम 500 ml एयर जो है वो अंदर लेते हैं और 500 ml एयर हम बाहर निकालते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। इस जो वॉल्यूम को जो हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इस वॉल्यूम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल विथ ईच रेगुलर ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हम नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसी वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जो कितना होता है, जो होता है 500 ml। 500 ml एयर हम लेते हैं और 500 ml एयर हम बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं द वॉल्यूम इन द लंग्स, द वॉल्यूम रिमेनिंग मतलब रहता है, ठहरता है, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम रहता है एंड एयरवे, लंग्स में और एयरवे के अंदर जो वॉल्यूम रहता है, फॉलोइंग ए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट। एक्सपायरेटरी मतलब सांस बाहर निकाल दी है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपने सांस बाहर निकाल दी है, उसके बाद में भी जो है एयर लंग्स में रहती है या एयरवे में रहती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो है 1200 ml। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोइंग मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि आपने मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट करके गैस जो है बाहर निकाल दी है, सांस जो है बाहर छोड़ दिया, फिर भी बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम रिमेनिंग रहता है मतलब ठहरता है, बॉडी के अंदर फिर भी जो वॉल्यूम रहता है, ये कहाँ पे, लंग्स के अंदर, एयरवे के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिसकी मात्रा होती है 1200 ml। अगर हम एफर्ट लगाने के बाद भी गैस को, सांस को बाहर छोड़ दें, तब भी लंग्स के अंदर कुछ एयर रहती है और उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो होता है 1200 ml। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर, दैट कैन बी force out from the lungs after normal expiration called expiratory reserve volume। कहने का मतलब the normal amount of air that can be force out from the lungs से फोर्सफुली, यानी कि आपने अपनी इच्छा से जोर लगा करके गैस बाहर निकाल दी, कहाँ से, लंग से, आफ्टर, किसके बाद में, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में, यानी कि नॉर्मली आपने अपनी सांस छोड़ दी। जब हम सांस छोड़ देते हैं, अगर हम बात करें नॉर्मली सांस है छोड़ दी, 500 ml वॉल्यूम होता है वो हमने छोड़ दिया, उसके बाद भी हम एफर्ट लगा रहे हैं और सांस को बाहर निकालने के लिए एफर्ट लगा के, जोर लगा करके, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 1000 ml। यानी कि आपने सांस नॉर्मली हम छोड़ते हैं 500 ml होती है टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद में भी आप और एफर्ट लगा रहे हो, जोर लगा करके और सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, मुंह के द्वारा या नोज के द्वारा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वाइटल कैपेसिटी मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेशन। मतलब कि मैक्सिमल इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, तो आप नॉर्मली जो सांस लेते हो उसके बाद में जोर लगा कर और आपने अपनी इच्छा से बहुत सारी सांस ले ली है, बहुत सारी सांस अंदर कर ली है, इनहेल कर ली है, उसके बाद में आप जो है एयर को एक्सहेल करते हो,
उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब, वाइटल कैपेसिटी मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल, वो मात्रा, वॉल्यूम एयर की वो मात्रा जो आपने एक्सहेल की है, सांस बाहर छोड़ी है, कब, फ्रॉम द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जब आपने पहले तो बहुत सारी सांस अंदर ली, जोर लगा करके, जितना आप ले सकते हो उतनी सांस आपने अंदर ली, और उस सारी एयर को आप बाहर निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, और ये होता है 4800 ml। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल एयर कॉल्ड कैप्नोग्राफी। यानी कि इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रोसेस के दौरान जो भी कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्नोग्राफी कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मीज़र करना, नापना, उसको चेक करते रहना सांस छोड़ते और सांस लेने के दौरान, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैप्नोग्राफी। क्या कहते हैं, कैप्नोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं COPD। COPD स्टैंड फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD का मीन्स होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD का मतलब क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर सम्मिलित हैं 4 डिसऑर्डर, 4 डिसऑर्डर इसके अंदर सम्मिलित हैं। पहला है एम्फाइसीमा, दूसरा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, तीसरा है क्रोनिक ब्रोंकोक्टेसिस, एंड फोर्थ लास्ट वन है ब्रोंकियल अस्थमा। यानी कि COPD को हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इसके अंदर 4 डिसऑर्डर जो है सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला है एम्फाइसीमा, दूसरा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, और तीसरा है ब्रोंकियोक्टेसिस, और चौथा है ब्रोंकियल अस्थमा। ये 4 डिजीज जो है COPD के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज विद पोस्चुरल ड्रेनेज आर मोस्ट बेनिफिशियल इन ए COPD पेशेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथन रेस्पिरेटरी मसल एंड टू मोबिलाइज सिक्रेशंस। कहने का मतलब है कि डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हैं, एंड कफिंग करते हैं, और क्या करते हैं, खांसी करते हैं। खांसना, गहरी सांस अंदर लेना और खांसना, ये एक एक्सरसाइज है। ये जो है एक एक्सरसाइज है जो रेस्पिरेटरी लंग से संबंधित जो पेशेंट होते हैं उनको बताया जाता है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कैसे, डीप ब्रीथ करना और खांसी करनी है। ये एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है, पोस्चुरल ड्रेनेज मोस्ट बेनिफिशियल इन COPD पेशेंट। ये एक्सरसाइज जो है मोस्टली COPD पेशेंट को बताया जाता है, और जो क्या पोस्चुरल ड्रेनेज के में हेल्पफुल होता है, यानी कि जो भी सिक्रेशंस हैं उनको आउट करने के लिए हेल्प में होता है। इससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथनिंग, मतलब पावरफुल होती है, ताकत बनती है। रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर ताकत आती है, एंड मोबिलाइज सिक्रेशन, और इससे जो भी चिपका हुआ सिक्रेशंस है, जो भी म्यूकस है, जो लेयर में चिपका हुआ है, जो भी स्पुटम वगैरह म्यूकस की लेयर में चिपका हुआ है, उसको मोबिलाइज यानी हिलने डुलने में, इधर उधर ऊपर नीचे होने में, ताकि वो सिक्रेशन बाहर निकले, उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, यानी कि डीप ब्रीथिंग एंड कफ एक्सरसाइज जो है अगर हम मरीज से करवाते हैं तो वो हेल्पफुल करता है रेस्पिरेटरी मसल्स को पावरफुल करने में, और साथ में जो भी सिक्रेशंस अंदर हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The inspiratory reserve volume is the amount of air a person can inhale forcefully after normal tidal volume inspiration। यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने नॉर्मल सांस ली जो कि उसका टाइडल वॉल्यूम है 500 ml, उसके बाद में भी वो और सांस को अंदर ले सकता है। इस सब को मिलाकर के कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml सांस ली। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो उसने 500 ml जो है एयर उसने ली, उसके बाद में और ज़्यादा एयर को वो अंदर ले रहा है, इनहेल कर रहा है। इस पूरे को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 3000 ml, 3000 ml। कितना होता है 3000 ml, कितना होता है 3000 ml। तो थैंक यू। आगे है हमारा नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है,
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ ए नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन, यानी कि पेशेंट या किसी व्यक्ति ने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, सांस को छोड़ा है, उसके बाद में वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ द नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन, यानी व्यक्ति ने एक्सपायरेशन किया है, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, यानी उसने सांस छोड़ी है, उसके बाद में सांस छोड़ने के बाद में वो मैक्सिमम वॉल्यूम, वो मैक्सिमम मात्रा एयर की, वो मात्रा जिसको वो इनहेल करता है, इंस्पायर करता है, अंदर लेता है फोर्सफुली, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहते हैं हम उसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कोई व्यक्ति है जिसने सांस को छोड़ दिया, नॉर्मली सांस को छोड़ा, सांस छोड़ने के तुरंत बाद वो बहुत सारी सांस को अंदर लेता है, जोर लगा करके, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा वो जो है सांस को अंदर लेता है, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।